Hello, my dear friends. Welcome back to all of you in my YouTube channel. I am Vivek Mishra and welcome to all of you in the Diamond classes. Here we are going to discuss about real numbers, class 10th NCERT Maths for CBSE board students, chapter name real number. And we are going to discuss about exercise 1.2 and its introduction. Okay, let's start the video. देखिए फटाफट से शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर है रियल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन यहाँ पर हम आपको देने चल रहे हैं। देखो इस चैप्टर में जो सबसे मोस्ट चीज है, सबसे पहली चीज मैं बताने चल रहा हूं आपको, एक थ्योरम है, उसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो फटाफट से सबसे पहले जानते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है। मेन चीज क्या है, व्हाट इज फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। देखो इसमें यह बताया जाता है कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं, क्या होता है, ध्यान से सुनना, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका यदि हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जितने भी कंपोजिट नंबर हैं और उनका हम यहां पे क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो जो फैक्टराइजेशन की स्पेलिंग है, कहीं पर कुछ लोग एस यूज करते हैं, कुछ लोग जे यूज करते हैं, ये इंग्लिश का थोड़ा सा अपना मैटर है, दोनों सही है। कंपोजिट नंबर्स, जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो यूनिक होगा। क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक इफ वी इग्नोर ऑर्डर। क्या कहना चाह रहा है समझो पहले, ये क्या कह रहा है कि जितने भी कंपोजिट नंबर्स होते हैं यदि उनका आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो उनका ऑर्डर जो होगा वो यूनिक होगा, यदि उनका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा यदि हम ऑर्डर को इग्नोर करते हैं। और ऑर्डर का मतलब उनके फैक्टर करने के ऑर्डर को यदि हम इग्नोर कर दे तो उनका जो क्या होगा, कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है, यूनिक होता है। अब कुछ चीजें आपके माइंड में आ रही होंगी कि व्हाट इज कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर क्या है। ठीक है, तो फटाफट से आ जाओ, सारी चीजें बताता हूं आपको मैं, जान लो कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं, ऐसे सुनो फटाक से, मैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में आपको अच्छे से बताता हूं। दिस नंबर विच इज ग्रेटर देन 1, दिस नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 बट नॉट प्राइम नंबर। मतलब कि वे संख्याएं जो एक से बड़ी होती हैं परंतु प्राइम नंबर नहीं होती हैं। एक से बड़ी नंबर हो और वो नंबर प्राइम नंबर ना हो। कहने का मतलब क्या है, दिस नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 एंड आल्सो नॉट प्राइम नंबर। वे डिजिट्स जो प्राइम नंबर ना हो और एक ना हो, एक को छोड़ करके एक से बड़ा होना चाहिए और प्राइम नहीं होना चाहिए। और फिर आपके माइंड में आ गया ये प्राइम नंबर क्या है, मैंने क्या बताया, कंपोजिट नंबर क्या है, दीज नंबर्स, सारी चीजें बता रहा हूं नोट करते चलना, दीज नंबर्स विच इज ग्रेटर देन 1 नहीं होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम नंबर, एंड नॉट प्राइम नंबर। अब फटाफट से आगे चलते हैं। अब आपके माइंड में ये भी आया होगा कि प्राइम नंबर क्या है, तो आज उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ना फटाक से। व्हाट इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के बारे में भी जान लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहते हैं। these digits which is divisible by 1 and itself, वे डिजिट्स जिसमें हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और वह खुद से डिवाइड हो सकती है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसी डिजिट्स
जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। या मेरे कहने का मतलब ये है कि वे डिजिट्स जो खुद के टेबल मतलब खुद से कट जाए, किसी और के टेबल में ना आए, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे। वो डिजिट जो खुद से कटनी चाहिए और 1 से कट जाए उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। these numbers which is divisible by 1 and itself। सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई, कि these number which is divisible by 1 and itself, ठीक है ना। मतलब कि जो डिजिट्स में हम क्या कर सकते हैं, वो 1 से कटे या खुद से कटे, तो क्या, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो जाएगा, वो देखो 1 को छोड़ना ही है। 2 आपका क्या है, प्राइम नंबर है 2, क्योंकि 2 खुद से कटता है, 1 से कटेगा। 3 4 नहीं 5 7 9, भैया 9 नहीं होगा, क्यों, बिकॉज 9 टेबल में आता है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 9 भी नहीं होगा, 11 होगा, क्योंकि 11 खुद से कटेगा और 1 से कटेगा। उसके बाद 12 13 15 लिखोगे तो 15 भी नहीं आएगा। 15 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है। आगे जाएंगे तो 17 19 21 नहीं होगा, 3 से कट जाएगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 23। सो मैनी, ये सब क्या हो गए, आपके प्राइम नंबर हो गए। अब जो यहाँ पे बचे हुए हैं वही क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर। 1 तो होगा नहीं, 2 3 यहां पे आ गया, तो पहला कंपोजिट नंबर क्या होगा, फर्स्ट कंपोजिट नंबर अगर कोई पूछता है आपसे तो क्या बोलोगे आप, फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ठीक है, इस चीज को ध्यान से दिमाग में बैठा के रख लो कि मैथ्स का फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। उसके बाद अब जो बचा है आप लिख सकते हो 4 6 8, यहाँ पे देखो 4 हो गया, 5 6 7 8, और भी आपके पास यहाँ पे 9 10 12 14 15 16 18 एंड सो ऑन। ये सब क्या है आपके कंपोजिट नंबर। तो ये चीज क्लियर हुई कि नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वे है दीज नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 एंड नॉट प्राइम नंबर। वे डिजिट्स मतलब कि वे नंबर जो 1 से बड़े हो और प्राइम ना हो उसे हम बोलेंगे कंपोजिट। सो 4 इज अ फर्स्ट कंपोजिट नंबर ऑफ मैथ। ओके, और यहाँ पे प्राइम नंबर की बात करता हूं तो दिस नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, ये क्या हो गए आपके प्राइम नंबर हो गए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। देखो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। सपोज करो हमारे पास यहां पे है 54, क्या है 54 है। अब इसका हम क्या करते हैं, यहाँ पे फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो चलिए फटाक से 54 का फैक्टराइजेशन करो, कैसे करोगे, 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 7 जा 4, ये 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ये आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो बचपन से करते आ रहे हो भैया, तो 54 का फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं हो गया। देखो अगर इसका फैक्टराइजेशन लिखा जाए तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी डिजिट को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। ये देखो इसी को क्या बोल दिया हमने, ये पूरा प्रोसेस हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, इसमें एक चीज और सुनो कि यदि किसी भी डिजिट का जो फैक्टर्स होता है, फैक्टर का प्रोडक्ट होता है, वो यानी प्राइम नंबर है। देखो 2 3 3 क्या है आपका प्राइम नंबर है कि नहीं। किसी भी डिजिट का जो प्रोडक्ट्स होते हैं यदि वो प्राइम नंबर है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है कि नहीं है। देखो यहाँ पे 2 3 प्राइम नंबर है। अगर किसी भी डिजिट का जो फैक्टर होता है वो प्राइम नंबर है तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं,
प्राइम फैक्टर बोलते हैं। चीजें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 54 का क्या किया, ये आपका प्राइम फैक्टर हो गया। देखो मैं बता, इसमें ये कंपोजिट नंबर आप आ जाते हैं अपने थ्योरम पर। अभी तो ये सारी चीजें हमारी आलतू फालतू की थी जो हम आपको बताना चाह रहे थे, समझाना चाह रहे थे। फिर से बैक आते हैं अपने थ्योरम पर, ठीक है। थ्योरम ये कहती है कि जितने भी किसी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है। मेरा कहने का यूनिक होता है कि उसका ऑर्डर क्या करेंगे हम, इग्नोर कर दें। कहने का मतलब सपोज करो कि मैंने इसी 54 को 3 या 4 बच्चों को फैक्टर करने के लिए दे दिया, आपने 2 से शुरू किया। सपोज करो कोई बच्चा 54 को 2 से ना शुरू करके 3 से डिवाइड कर देता है। चलो डिवाइड करो, क्या 3 से नहीं होगा, होगा। 3 1 जा 3 और 3 8 जा एंड नाउ वो क्या करता है, उसके बाद 2 से चला जाता है। 2 9 जा, फिर 3 3 जा, 3 1 जा, ये एक तरीका हो गया। और सपोज करो कोई क्या करता है 54 को 3 से करेगा, ये 18 आया, उसके बाद फिर से 3 से किया, ये देखो ये यहां पे सॉरी 3 से, हाँ 3 से करेंगे और 3 6 जा आया, ये 3 6 जा 3 2 जा 2 1। अब देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स के टर्म है, इस स्टूडेंट का प्रोडक्ट टर्म क्या है 2 3 2 3 3 और इसका देखो 3 3 3 2। में समझाना क्या चाह रहा हूं, सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो यहाँ पे देखो 2 3 3, यहाँ पे 3 2 3 3, मतलब कि फैक्टर्स का टर्म क्या हुआ है, चेंज हुआ है। फैक्टर्स का टर्म चेंज हुआ है, बट इसका फैक्टर क्या है, यूनिक है। कैसे यूनिक है, देखो किसी भी कंपोजिट नंबर का यदि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वह यूनिक आएगा यदि हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर देते हैं। और उसके बाद इसी में एक चीज जोड़ा जाता है, यदि इसी फैक्टर्स को हम किस में लिख देते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं किसी भी प्राइम नंबर के, उस कंपोजिट नंबर का जब फैक्टराइजेशन करेंगे और कोई डिजिट कंपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसका आप फैक्टर करो तो उसमें प्राइम नंबर आना चाहिए। दूसरी चीज, डिजिट कंपोजिट फैक्टर कैसे होने चाहिए, प्राइम होने चाहिए। तो उनका क्या होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा वो यूनिक होगा यदि हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें। और उसी में एक बात जोड़ा जाता है, यदि असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे तो सबका ऑर्डर जो होगा सेम हो जाएगा। सपोज करो ये इसी को अगर असेंडिंग ऑर्डर कर दें तो क्या आ जाएगा 2 3 3, यही सेम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये मेरा पूरा इस थ्योरम को समझाने का उद्देश्य था। चीजें समझ में आई है कि नहीं, इसका क्या यूज है, हम अपने क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा। बट मेन फोकस पहले क्या करो कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ये समझ में आया कि नहीं आया। मैंने क्या बताया, जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं उनका प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा यदि हम ऑर्डर को इग्नोर कर दें। फिर आपके मन में आया होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है, दिस नंबर which is greater than 1 and not unique number, that's called composite number. Prime number, these number which is divisible by 1 are itself, that's called prime number. And fact इसको आपको पता ही कि फैक्टराइजेशन क्या है, किसी भी डिजिट को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट्स में एक्सप्लेन करना ही क्या कहलाता है, फैक्टराइजेशन कहलाता है। मैंने फिर आपको बताया कि किसी भी डिजिट का यदि फैक्टराइजेशन करते हैं यदि उसके प्रोडक्ट्स क्या आ जाते हैं, प्राइम आ जाते हैं, केवल प्राइम आते हैं, तो उसे हम प्राइम फैक्टर बोलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलेंगे। तो उसमें ये चीज आप थ्योरम अगर लगाते हैं, थ्योरम क्या बोलती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, ये आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है, किसी भी कंपोजिट नंबर का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखो प्राइम नंबर आ गया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया कि नहीं। किसी भी कंपोजिट डिजिट का जब हम फैक्टर किए तो प्राइम नंबर आ गए, तो प्राइम नंबर आ गए तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। यही तो बोल रहा है, किसी भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होता है यदि हम उसके ऑर्डर को इग्नोर कर दें। ऑर्डर से मतलब ये है, जैसे 3 बच्चे हैं, राजू अजय कोई भी है, मैंने 3 बच्चों को दिया, तीनों ने अलग अलग तरीके से फैक्टराइजेशन किया, बट उनके ऑर्डर को इग्नोर कर दिया जाए तो ये यूनिक होगा, क्योंकि वही फैक्टर करेंगे ना कि क्या यहाँ पे 5 ला दोगे, 6 ला दोगे, जो फैक्टर का टर्म होगा वही तो सबका आएगा, बट केवल ऑर्डर इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन उसी में मैं बोल दूं कि आपने जो फैक्टर किया है उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख डालो तो सबका सेम आ जाएगा, क्योंकि छोटे से बड़ा करना ही आपको है, ना कि बड़ा छोटा करना है। चीजें समझ में आई है ना, कहां इसका यूज है, कैसे करेंगे, सारी बातें बताऊंगा।
वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक करो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसको जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। चलिए हाँ चलिए ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द नंबर्स 4n where n is natural number, check whether this is any value of n for which 4n ends with digit 0। कहने का मतलब ये है कंसीडर द नंबर ऑफ 4 की पावर n, हमें ऐसे नंबर को कंसीडर करना है जिसकी पावर क्या हो, 4 की पावर n हो। जिसकी पावर क्या होनी चाहिए, 4 की पावर n होनी चाहिए। हमारे पास ऐसा नंबर हो, सपोज 4 की पावर n होनी चाहिए। फिर ये कह रहा है कि n इज नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। 4 की पावर n डिजिट का आपका नंबर होना चाहिए जहां पे 1 2 3 4 5 इसकी कोई भी डिजिट है। देखो कोई भी क्वेश्चन पढ़ो ना उसको रटो मत, क्योंकि इस टाइप का मैं एक क्वेश्चन आपको पढ़ा दूंगा तो उसके बाद जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं आप अच्छे से कर लोगे, लेकिन उस चीज को समझो। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि वेयर n इज नेचुरल नंबर और चेक वेदर दिस इज एनी वैल्यू, मतलब यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू रखें विच 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0, यानी कि यहाँ पर n की हम कोई भी अगर वैल्यू रखें इसमें से तो कौन सी ऐसी वैल्यू होनी चाहिए कि उसका जो लास्ट एंडिंग डिजिट हो। सपोज करो 4 की यहाँ पे कोई वैल्यू रखी जाए और सॉल्व करने पे कोई डिजिट आए तो उसका लास्ट एंडिंग डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो आपके पास केवल यही तरीका है ना कि 4 की डिफरेंट वैल्यू रखो, 4 की पावर n, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, क्यों ऐसे रखते जाओ। ये 4 आया, 4 4 जा 16, तो ऐसा रखते जाओगे अपना। तो ऐसा करोगे तो पता नहीं कब जाओगे, आपको मिलना है बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको पता नहीं मिले भी न कि ना मिले। इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में कि आप ऐसे पावर करते जाओगे। तो फिर कैसे करें, तो आपके माइंड में ये आता होगा जब मल्टीप्लाई करके हम नहीं निकाल सकते हैं तो हम इसको कैसे करें। देखो एक चीज पहले ये जानो कि यदि आपको क्या लाना है, लास्ट वन डिजिट इज 0, यदि कोई भी डिजिट रहे उसका लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए, 0 अगर आना है तो उसमें 2 और 5 के एक पेयर होना चाहिए, 2 और 5 के फैक्टर का एक पेयर होना चाहिए। किसी भी डिजिट में लास्ट एंडिंग वर्ड, केवल एक लास्ट एंडिंग वर्ड, एक लास्ट एंडिंग डिजिट जो है अगर उसकी सिंगल डिजिट अगर 0 आना है तो उसमें एक पेयर 2 और 5 का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10, देखो यहाँ 10 में लास्ट में 0 है ना, एक 0 है ना, तो यहाँ पर 2 और 5 का पेयर है कि नहीं, पेयर है। देखो 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है, यदि किसी भी डिजिट में लास्ट वाला जो डिजिट रहे उसमें एक 0 अगर आना है तो 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। अगर मैं बोलूं लास्ट 2 डिजिट इज 0, यदि आपको दो डिजिट 0 चाहिए लास्ट में तो क्या करोगे, 2 और 5 के दो पेयर होने चाहिए, 2 और 5 के क्या होने चाहिए, दो पेयर होने चाहिए। अब ऐसे ही आप तो बता ही सकते हो कि अगर 3 डिजिट चाहिए तो क्या होना चाहिए, 2 और 3 के कितने पेयर होने चाहिए, 3 पेयर्स होने चाहिए। चीजें समझ में आई कि नहीं। किसी भी डिजिट का लास्ट जो आप लास्ट में अगर आपको 0 चाहिए तो उसमें कम से कम 2 और 5 का एक फैक्टर पेयर होना चाहिए। ठीक है, ये चीज कंफर्म हो गई कि नहीं कंफर्म हो गई, पहले बताओ मुझे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना है मुझे, सॉल्व यहाँ करूंगा। समझ में आई चीज, इसको आप अलग से लिख लेना कि यदि आपको लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो क्या होना चाहिए, 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए, दूसरे में 2 और 5 के दो पेयर होने चाहिए, उसमें 2 और 5 के 3, अगर 3 डिजिट चाहिए आपको तो 3 पेयर होने चाहिए, 5 चाहिए तो 5, 7 चाहिए तो 7 पेयर होने चाहिए 2 और 5 के। अब देखो ये कहना क्या चाह रहा है, 4 की पावर n, 4 की पावर n को क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर n या 2 की पावर स्क्वायर और इसका n, ये लिख सकते हो, या फिर क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2n।
अब देखो यहाँ पे, यदि यहाँ पर हम n की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर आएगा तो हमेशा 2 ही ना, अगर 1 रखेंगे तब भी 2 का स्क्वायर करना है। क्या यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखने पर 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, क्या यहाँ पे वैल्यू रखने पर ये 5 हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इन दिस 4 की पावर n देयर इज नो पेयर ऑफ 2 and 5, so it's impossible that 4 की पावर n ends with 0। मेरा कहने का मतलब समझ में आ गया कैसे आप करोगे इस क्वेश्चन को? देखो 4 की पावर n को 2 की पावर 2 ये लिख सकते हैं 2 into 2 और n को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 की पावर 2n। अगर यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू रखेंगे, चाहे कुछ भी आप 5 भी रख दोगे तब पर भी यहाँ पे 2 ही रहने वाला है, 5 नहीं आने वाला है। तो ये आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि यदि आपको लास्ट में एक 0 चाहिए तो 2 और 5 का एक पेयर होना चाहिए। लास्ट में 2 0 अगर आपको चाहिए तो 2 और 5 के 2 पेयर होने चाहिए। अगर सपोज करो यहाँ पे 4 था, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ, सपोज करो यहाँ पे 6 हो जाता है, क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ये देखो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो क्या यहाँ पे 5 है, क्या इसमें पेयर में 5 आया? नहीं आया ना। जब 5 नहीं आया तो क्या लिखेंगे, there is no factor, so 6 की पावर n ends with 0। ये देखो कुछ भी हो गया, आप क्वेश्चन को चेंज कर दो, 8 कर दो, कुछ भी कर दो। समझ में आया ना? यदि आपको लास्ट डिजिट 0 चाहिए तो 2 और 5 के पेयर होने चाहिए। यहाँ पे 2 तो था लेकिन 5 आपको नहीं मिला, सो एक क्या होगा, 0 नहीं होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आई जो मैंने आपको थ्योरम बताया था ना, समझ में आया है ना? तो ठीक है, फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए डायमंड क्लासेस के साथ। दैट्स ऑल, लव यू ऑल।